आमतौर पर ज़बरदस्ती या रेप के केसेस में हमारे देश में तो यह कानून है कि आप रेप विक्टिम या उससे जुड़े हुए लोग, उनकी आइडेंटिटी, उनका फेस आप रिवील नहीं करेंगे, नहीं दिखाएंगे। और लगभग पूरी दुनिया में ही एक इंसानियत के हवाले से ये है कि जो रेप विक्टिम के शिकार हैं उनके आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी की जान ली जाती है, कोई कत्ल होता है, तो आदमी एक बार में मर जाता है, लेकिन जिसकी आबरू लूटी जाती है वो जब तक जिंदा रहती है हर रोज़ मरती है, और साथ में उसका परिवार। आज की जो कहानी एक ऐसी लेडी की कहानी, एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने तमाम कानून को चुनौती दी, चैलेंज किया, जज को मनाने में उसे वक्त लगा, लेकिन आखिर में वो जीतती है। और उसकी मांग क्या थी? वो भरी अदालत में जज से कहती है कि मीडिया में मेरा चेहरा न छुपाया जाए, हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल पे मेरी तस्वीर मुझे दिखाया जाए, और जो मेरे साथ हुआ, जो उसकी रिकॉर्डिंग है, जो वो वीडियोज़ हैं, वो मीडिया में और पब्लिक में आम किया जाए, लोग देखें कि उसके साथ क्या हुआ। मैं बात सिर्फ एक रेप विक्टिम की कर रहा हूँ कि उसकी आइडेंटिटी को हम छुपाने के लिए है, उसकी वजह है, लेकिन यहाँ एक ऐसी महिला, एक ऐसी लेडी है, एक ऐसी पत्नी है जो कानून से मांग कर रही है कि उसके साथ 9 साल तक करीब 70 लोगों ने उसकी आबरू लूटी और उसे बाकायदा वीडियो में कैद किया। वो तमाम तस्वीरें आम कर दी जाएं, लोग देखें और पूरी दुनिया की महिला उससे सबक ले, और आखिर में वो जीतती है, अदालत इजाज़त देती है, और फिर मीडिया और बाकी लोगों को कहती है कि आप इसको देख सकते हैं। सोचिए, एक रेप विक्टिम, और वो अपनी तस्वीर, अपनी आइडेंटिटी, अपने वीडियो तक को आम करने के लिए अदालत से लड़ी और जीती। ये कहानी है फ्रांस की। फ्रांस में एक छोटा सा शहर है माजान। उसी माजान में एक कपल रहा करता था। हस्बैंड का नाम डोमिनिक पोलिको और उनकी वाइफ जीजेल पोलिको। 1973 में दोनों की शादी हुई। शादी के बाद इनके 3 बच्चे हुए, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। डोमिनिक जो था वो एक फायर ब्रिगेड की कंपनी में काम करता था, और उसकी वाइफ जीजेल ये एक जगह मैनेजर थी एक कंपनी में, और दोनों की ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। 1973 में शादी हुई। उसके बाद लगभग बीतते बीतते वक्त 2020 आ गया। 2020, अब जो जीजेल थी उनकी उम्र लगभग 63 साल की हो गई। 1973 में शादी हुई। शादी के बाद दोनों के 3 बच्चे हुए। डोमिनिक एक बिजली कंपनी में काम करते थे, और उनकी वाइफ जीजेल ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थी। शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। तमाम बच्चे और ये लोग साथ थे। धीरे धीरे वक्त बीता। अब 2010 आ गया, यानी करीब 37 साल हो चुके हैं शादी को, और अब जीजेल की उम्र हो गई है 63 ईयर। वो 63 साल की एक बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, और उनके हस्बैंड डोमिनिक की उम्र करीब 65 साल। तभी 12 सितंबर 2020, यही वो तारीख थी, फ्रांस के इसी माजान शहर में एक सुपरमार्केट में डोमिनिक कुछ शॉपिंग करने गए थे। अचानक वहाँ एक लेडी कंप्लेंट करती है। जो सुपरमार्केट के एम्प्लॉय है वो आते हैं, फिर पुलिस बुलाई जाती है। उसके बाद डोमिनिक का मोबाइल लिया जाता है। पता चला कि डोमिनिक उस लेडी की चुपचाप तस्वीर खींच रहे थे 65 साल की उम्र में। पुलिस आती है, उसके बाद मोबाइल को चेक करती है, तो पता चलता है जिस एंगल से वो फ़ोटो ले रहे हैं वो अश्लील है, उस तरह से लेना नहीं चाहिए था। लेकिन जब उस मोबाइल को फिर खंगाला जाता है तो पुलिस हैरान रह जाती है। डोमिनिक के मोबाइल में तमाम अश्लील तस्वीरें, वीडियो। पुलिस को लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस डोमिनिक को लेकर उसके घर जाती है, और घर जाने के बाद अब वहाँ उसके घर की तलाशी लेती है। जब घर की तलाशी लेती है तो वहाँ अलग अलग बहुत सारे कैमरे मिलते हैं, वीडियो मिलते हैं, सीडी मिलती है, पेन ड्राइव मिलता है, और उन सबको जब कलेक्ट कर हिसाब किताब लगाया जाता है तो पता चलता है कि डोमिनिक के घर से कुल 20,000 अश्लील वीडियो मिले। कुछ उसने कंप्यूटर पर अपने फोल्डर बना रखे थे अश्लील वीडियो के 3 कैटेगरी में।
एक था अब्यूज्ड, एक था हर रेपिस्ट और एक था नाइट अलोन। ये 3 फोल्डर थे, एक पेन ड्राइव मिला था और उसमें सारी तस्वीरें थी, 20,000 वीडियो। लेकिन पुलिस हैरान तब हुई जब इन 20,000 वीडियो में से बहुत सारे वीडियो डोमिनिक की अपनी वाइफ की देखी पुलिस ने, जी जेल की। अब वाइफ की वीडियो देखकर पुलिस हैरान कि ये क्या मामला है, मतलब एक हस्बैंड अश्लील फोटो उतार रहा है, घर में जाने के बाद उसके यहाँ से 20,000 अश्लील वीडियो मिल रहे हैं और उसमें से एक बड़ी तादाद में उसकी खुद अपनी वाइफ की वीडियो। ये है क्या? पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश कर रही होती, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है। 12 सितंबर को ये सारी चीज़ें खुली थी। इसके बाद 2 नवंबर 2020 को पुलिस अब जी जेल को पुलिस स्टेशन बुलाती है और बुलाकर पूछती है कि आपके घर से ये वीडियो मिले और इस कुछ वीडियो में आप, तो ये कहानी क्या है? जी जेल को यकीन नहीं होता। वो कहती है आप दिखाइए। अब वो देखती है और हैरान हो जाती है। 10 साल से जी जेल के वीडियो बन रहे थे। 2020 में यह खुलासा हुआ और 10 से 9 साल के बीच 2011 में पहली बार एक वीडियो बना था उसका। अब पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा कि जी जेल को ये पता ही नहीं है कि उसके इतने सारे वीडियो हैं और वो कह रही है कि हमें जानकारी नहीं। फिर पुलिस ने तमाम वीडियो को एक्सपर्ट्स के थ्रू चेक करना शुरू किया। हर वीडियो को देखकर ऐसे ही लग रहा था जैसे जी जेल पता नहीं नींद में है या होश में है भी कि नहीं, बेहोश है, कुछ आइडिया नहीं। अब पुलिस को लगा कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने इसके बाद डोमिनिक से पूछताछ की। फिर डोमिनिक ने जो कहानी सुनाई, पूरी दुनिया उससे हैरान और सन्न है। फ्रांस में इस वक्त, आज की तारीख में जब मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है। बहुत सारी जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग शहरों में इसको लेकर आवाज़ उठा रही हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि अभी बस इसी वीक फैसला आया, बल्कि लास्ट वीक, फ्रांस की एक अदालत का एक अजीब फैसला। तो पहले डोमिनिक की कहानी जो उसने पुलिस को बताई, क्योंकि उसकी बीवी तमाम वीडियो में मौजूद थी, तो फिर डोमिनिक ने बताया कि उसने 2011 में एक रोज़ अचानक सोचा कि वो इधर उधर अश्लील वीडियो फोटो खींचता रहता है, तो क्यों ना वो अपनी वाइफ के ही वीडियो बनाए। लेकिन वो सीधे सीधे वीडियो नहीं बनवाना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी वाइफ के साथ कुछ ज़बरदस्ती करे और उसको वीडियो बनाए। अभी उसके ख्याल आया अब करे कैसे करे। तो एक ऐप के थ्रू जिसमें सेक्स गेम नाम से उसने लोगों को ढूंढना शुरू किया और उसी में उसने ऑफ़र देना शुरू किया कि अगर आप लोगों को रेप करना है तो इस जगह पे आइए। बट उसमें कुछ शर्तें थी। एक वो कि जब वो आएगा तो पहले उसके हाथ धुलाएंगे गर्म पानी से, कोई परफ्यूम, सिगरेट या ऐसी कोई चीज़ या कैमरा उस कमरे के या घर के अंदर लेकर नहीं आएगा। और आते और लोग उसकी वाइफ का रेप करते और वो वीडियो बनाता और वो चले जाते। 2011 से 2020 तक ये सिलसिला चलता रहा। अब सवाल ये है कि लोग आते, वीडियो बनाते, रेप करते चले जाते, तो फिर उसकी वाइफ जी जेल को ये बात कैसे नहीं पता चली? तो उसकी वजह थी, जब डोमिनिक ने ये सिलसिला शुरू किया तो सबसे पहले उसने रिसर्च किया कि अपनी वाइफ को कैसे वो नींद बेहोशी की आलम में पहुंचा सकता है। उसे पता चला कुछ ड्रग्स हैं जो कई घंटों के लिए इंसान को बेसुध बेहोश कर देते हैं। अब उसने वो ड्रग्स लाया, कभी खाने में कभी पीने में, बीवी को मिलाकर पिलाना शुरू किया। उसका कुछ घंटा असर होता। धीरे धीरे वो अपनी बीवी को ये जब जब वो बाहर से बुलाता वो ड्रग्स देता, बीवी को पता नहीं चलता। वो पीने की चीज़ में या खाने की चीज़ में लेकर, और थोड़े दिन के बाद इतने ज़्यादा वो देने लगा कि अब उसकी वाइफ को लगा कि पता नहीं दिन भर ऐसा क्यों लगता है कि उसे नींद आ रही है। यहाँ तक कि उसे लगा कि पिछले शाम क्या हुआ या सुबह क्या हुआ अब उसे ये भी याद नहीं, याददाश्त भी नहीं है। उसे लगा शायद उससे अल्जाइमर की बीमारी हो गई है, भूलने की, या कुछ और है। उसे हकीकत पता ही नहीं थी कि उसे ड्रग्स दिया जा रहा है और वो लगातार अपने आप को नींद में महसूस कर रही है। इसके बाद अगले 9 सालों तक डोमिनिक अपने घर पर उसी साइट के ज़रिए बुलाता रहा और अपनी बीवी का रेप कराता रहा।
रेप कराने वालों की जब लिस्ट निकली, उसमें लॉरी ड्राइवर, आर्मी के लोग, फायर फाइटर्स के एम्प्लॉय, सिक्योरिटी गार्ड, लेबर, इलेक्ट्रीशियन, किसान, सुपरमार्केट के कर्मचारी, जर्नलिस्ट, बेरोजगार, कुछ क्रिमिनल, ये तमाम अलग अलग फील्ड के तमाम लोग थे। 20 साल से लेके 70 साल की उम्र के लोग, जिन्हें डोमिनिक ने चुना, अपने घर बुलाया, बीवी को ड्रग्स दिया और उनके साथ रेप कराया और उसके वीडियो बनाता रहा। ये सिलसिला मतलब ये देखिए कि 2010 में जब वो अभी इस वक्त जीजेल पोलियो की उम्र 72 ईयर्स, तो 63 होगी, और 2020 तक ये सिलसिला चलता रहा। वो तो एक सुपरमार्केट में अगर उस दिन मोबाइल न मिलता, किसी लड़की ने कंप्लेंट ना की होती तो पता नहीं। तो इस बुजुर्ग महिला के साथ उसका बुजुर्ग पति ये सब कुछ करता रहा और किसी को पता नहीं चला। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो पुलिस ने उस वीडियो के ज़रिए लोगों की लिस्ट बनानी शुरू की। जब लिस्ट बनाई तो 70 चेहरे आए अलग अलग, एक तो कई बार भी थे, तो इसका मतलब है करीब 70 लोग टोटल जो गिनती हुई। उनमें से 50 तो मिले, बाकी 20 की शिनाख्त नहीं हो पाई कि वो कौन लोग थे। आखिरकार इसी दिसंबर में मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई और ये हुआ कि अब इन 50 लोगों पर मुकदमा चलेगा, रेप, अटेम्प्ट टू रेप, असॉल्ट, इन सभी का। अब इधर मुकदमा चलेगा, इधर मीडिया में ये खबर आई, और जैसी ये खबर आई कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ का 70 से ज़्यादा लोगों का रेप कराता रहा और ख़ुद कैमरे में शूट करता रहा, तो फ्रांस में भी हंगामा मच गया। लेकिन तब तक तो ठीक था। इसके बाद जैसे ही जीजेल आई और मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई, उसने अदालत के सामने कहा, एक तो मैं अपना चेहरा नहीं छुपाऊंगी, दुनिया को दिखाऊंगी, और मैं चाहती हूँ कि मेरे ये जो तमाम वीडियो मेरे हस्बैंड ने शूट किए हैं, इसको आम किया जाए, इसको मीडिया को दिया जाए, इसको पब्लिक को दिया जाए, ताकि लोग सबक लें, नसीहत लें। जज को भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या फ़ैसला सुनाए, लेकिन जीजे लड़ गई और आखिरकार जज ने फिर माना। इसके बाद मुकदमा चलता रहा। अभी 19 दिसंबर, यानी कि आज 23 है, 4 दिन पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 50 लोगों में से 46 को 20 साल से लेकर 18 साल तक की सज़ा दी, बाकी के 2 लोगों को 3 साल और 2 लोगों को 7 साल। सबसे ज़्यादा 20 साल की सज़ा डोमिनिक को मिली, यानी कि जीजेल के हस्बैंड को। 2020 में जैसे ही ये खुलासा हुआ, 2020 के एंड में जब ये सारे वीडियो और सामने चीज़ें आई, 2 नवंबर 2020 को जब पुलिस स्टेशन में जीजेल को ये वीडियो दिखाया गया कि इसमें आप हैं, उसी नवंबर में देखने के बाद दिसंबर से पहले जीजेल ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया था, तलाक ले दिया। लेकिन वो मुकदमा लड़ती रही। पूरे 3 महीने तक अदालत की कार्रवाई चली, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी 2024 चलती रही। उसके बाद फैसला आया और इस फैसले के बाद जीजेल सामने आती है और फिर कहती है कि अब उसकी जीत हुई है, और ये पूरे दुनिया की हर महिला की जीत है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को छुपाकर, दबाकर आप सामने वाले का हौसला बढ़ाते हैं। और यहाँ मैं खुद इसलिए आई क्योंकि मेरे लिए भी बड़ी तकलीफदेह है, लेकिन ताकि एक मैसेज दे सकूं। दुनिया भर की महिला संगठनों ने जीजेल का सपोर्ट किया और एक ऑस्ट्रिया से उन्हें ख़ास स्कार्फ भेजा गया था उनकी इस ताकत के लिए। वो पहनकर उस फैसले के दिन पहुंची थी। अब फैसला आ चुका है। इस फैसले के बाद हर कोई जीजेल की तारीफ कर रहा है, लेकिन जो एक चीज़ वो ये कि एक हस्बैंड ऐसा कैसे कर सकता है, और वही वो हस्बैंड जिसको पूरा परिवार शॉक्ड है, मतलब सन्न है कि वो कैसे कर सकता है डोमिनिक। तो पता चला कि डोमिनिक ने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी, जबकि वो एक फैमिली मैन था। वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखता। फुटबॉल मैच होता तो बच्चों को लिए मैच दिखाने ले जाता, उनके बर्थडे होता तो सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी वो ऑर्गेनाइज़ करता। मतलब उसके बच्चों के बच्चे भी और उनके दोस्त
ये तारीफ करते थे कि ये एक आइडियल फैमिली मैन है डोमिनिक के बारे में। तो फिर वो ऐसा क्यों करता था? तो जब डोमिनिक की पूरी जांच की गई तो पता चला कि वो एक स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार है। कई फिल्मों में होता है, एक आदमी है, उसके दो रूप होते हैं। ये एक तरह की बीमारी है, स्प्लिट पर्सनैलिटी। तो एक उसका किरदार और एक वो है जो वो अपनी फैमिली के साथ है, बिल्कुल नॉर्मल, केयरिंग, देखभाल करता है। लेकिन एक स्प्लिट पर्सनैलिटी उसकी वो है जो वो क्रिमिनल बन जाता है। कई फिल्में इस पर आ चुकी हैं। तो एक बेहद शरीफ है और एक क्रिमिनल है। तो जब वो शरीफ होता है, उस किरदार में होता, तो वो बहुत केयर करता अपने बच्चों के, पोतों की, पत्नी की, सबकी। लेकिन जैसे ही उसका किरदार बदलता और वो स्प्लिट पर्सनैलिटी होकर फिर अब वो क्रिमिनल बन जाता, तो बाकी क्राइम नहीं सोचता, उसको यही सारी चीज़ें सोचती। और वो सोचता कि रेप कैसे होता है, मुझे रेप को कैमरे में कैद करना है। अब उसी स्प्लिट पर्सनैलिटी के तहत एक रोज़ उसने फैसला किया, मैं इधर उधर अगर करूँगा तो शायद पकड़ा जाऊँगा, कितनों का कराऊँगा। फिर उसने तय किया मैं अपनी वाइफ का ही रेप करूँगा। तब उसने ये फैसला लिया। सोचे दुनिया में कैसे कैसी चीज़ें होती हैं और कैसी कैसी कहानियाँ हैं कि एक शख्स, 70 से ज़्यादा लोग और हर पेशे के लोग, हालांकि मुकदमे के दौरान कई लोगों ने पलटने की कोशिश की और कहा कि हमें तो धमकी दी थी डोमिनिक ने रेप करने के लिए। लेकिन चूंकि वो सारे वीडियो देख लिए गए थे, जज ने कहा कि कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जीजेल अपने होश में है, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसने धमकी देकर करवाया था तो वहाँ से करने के बाद तो आप निकल चुके थे, तो आप पुलिस स्टेशन जाते, आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाते, तब आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? हालांकि डोमिनिक ने कोर्ट के अंदर पहली बार में ये मान लिया कि वो कसूरवार है, वो गुनहगार है, उसी ने ये किया और उसी ने अपनी वाइफ का रेप कराया, लेकिन किसी को धमका कर नहीं कराया। और उसने अपनी सज़ा भी मतलब मान ली और जुर्म भी कबूल कर लिया। तो कोर्ट ने भी कहा कि इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिससे धमका कर ऐसा लगता हो किया हो, क्योंकि वो बाद में पुलिस के पास जा सकते थे, लेकिन बाद में कह नहीं। तो अब ये फैसला आया और शायद हम लोगों ने बहुत बार बात की है मास मर्डर, मास ये शायद मास गैंग रेप अगर कहूँ या मास रेप के सबसे दहला देने वाली मिसाल है ये कहानी। तो ये थी आज की कहानी। मुझे नहीं लगता कि कुछ फिल्मों को छोड़ दूं या ऐसी कहानियाँ या कुछ ऐसे और भी केस हुए हो, लेकिन वो दूसरी कहानी हो सकती है कि एक कत्ल जो अभी होना है, एक कत्ल होने जा रहा है, हुआ नहीं है और ना होता है, उसके बावजूद उस कत्ल के लिए 20 साल की सज़ा होती है और बाकायदा अदालत सब कुछ जानते हुए भी वो सज़ा सुनाती है। जैसे बहुत पहले एक फिल्म आई थी अंधा कानून, उसमें याद होगा आपको, अमिताभ बच्चन को सज़ा होती है एक कत्ल के लिए और बाद में पता चलता है जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में अमिताभ बच्चन को सज़ा हुई थी वो तो ज़िंदा है, और बाद में फिर भरी अदालत में अमिताभ बच्चन उसका कत्ल करता है और फिर ये होता है कि एक कत्ल के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। तो ये लगभग वैसी, लेकिन ये कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ एक कत्ल जो हुआ नहीं उसके लिए 20 साल की सज़ा, एक ऐसा कत्ल जिसका कत्ल होना है उसे उस अपने ही कत्ल से बचने के लिए खुद की कब्र खोदनी पड़ती है, उसे अपनी मौत से बचने के लिए खुद मरना होता है। ये सारी कहानी इस कहानी में है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो चौंकाती भी है। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के हाउस्टन, यानी जो टेक्सास के पास है। तो टेक्सास के पास, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, लेकिन टेक्सास में हाउस्टन है। तो वहाँ पे एक रेमन सोसा नाम का एक शख्स रहता था जो पेशेवर बॉक्सर था, पर बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। शादी हो चुकी थी, 3 बच्चे थे, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात बने कि पहली पत्नी से डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए, उसकी खुद उम्र उसकी करीब 50 साल के आसपास हो गई थी। बच्चे खुद मुख्तार बालिग बड़े हुए, अपना आप को संभाल सकते थे और रेमन सोसा की भी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। 2007 की बात है। रेमन सोसा एक नाइट क्लब में जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात मारिया नाम की एक लड़की से होती है।
मारिया मैक्सिको की थी और शॉर्ट टर्म वीज़ा पर अमेरिका आई थी। वो एक जिम ट्रेनर के तौर पर एक्सपर्ट्स थी और पर्सनल ट्रेनर थी कई लोगों की, एक जिम के साथ जुड़ी हुई थी। उस नाइट क्लब में रेमन भी डांस करता है, मारिया भी डांस कर रही होती है और वहीं पे फिर दोनों की पहली मुलाकात होती है, बातचीत होती है। फिर मुलाकात और बात का सिलसिला आगे चलता रहता है। धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है। करीब 3 साल तक दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं। 2010 में मारिया और रेमन शादी कर लेते हैं। 2010 के बाद भी 11-12 अगले 3-4 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस दौरान में जब मारिया ने शादी की तो चूंकि शॉर्ट टर्म वीज़ा पर आई थी, वो मैक्सिकन सिटीज़न थी, लेकिन अब शादी उसने अमेरिकन सिटीज़न से किया, रेमन से। तो 10 के बाद उसको अमेरिकी नागरिकता मिल गई, वो अमेरिका की सिटीज़न हो गई मारिया, और वहीं एक 2 फ्लोर का घर लेकर दोनों रहने लगे। इस दौरान में मारिया और रेमन ने मिलकर एक जिम खोला अपना। इसमें मारिया ने भी पैसे लगाए, मदद की, और उस जिम में बाकायदा रेमन जो है, उसके पुराने जो शौक़ थे बॉक्सिंग, वो बच्चों को, नौजवानों को बॉक्सिंग के हुनर सिखाने लगा उसी जिम में, और मारिया वहाँ पे जिम की ट्रेनिंग देती थी। तो दोनों जिम में काम करते थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लाइफ बढ़िया थी। लेकिन 5 साल के बाद ही चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। 2015 में अचानक मारिया और इनमें वैसे ही झगड़ा होने लगा था। एक दिन मारिया ने 2015 में अचानक रेमन से कहा कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। रेमन को लगा कि गुस्से में है, कुछ बात हो गई होगी, मान जाएगी। उसे समझाने की कोशिश की पर वो मानी नहीं। फिर उसे लगा चलो बाद में मना लेंगे। और ये जब डिवोर्स की बात हुई, इसी के 1 वीक के आसपास की बात है। एक रोज़ रेमन अपने एक दोस्त से मिलता है। उस दोस्त का असली नाम तो छुपा के रखा गया, लेकिन उसका जो नाम था वो था मुंडो, MUNDO, और वो भी एक किसी और जिम में काम करता था। अच्छा खासा था और कभी बॉक्सर रहा था वो भी, और पुराना दोस्त था रेमन का। लेकिन रेमन और मुंडो की इस दोस्ती के बारे में मारिया को पता नहीं थी और ये लोग बहुत कम मिलते थे। इत्तेफाक से जब ये डिवोर्स की बात आई, उसी दौरान में रेमन मुंडो से मिलता है, और रेमन को भी हैरानी होती कि इतने ज़माने के बाद मुंडो से क्यों मिलने आया। तो आता है और उससे जो पहली लाइन बोलता है, रेमन हंसता है। वो कहता है कि तुम होशियार रहो, तुम्हारी वाइफ ने मुझे $2000 की सुपारी दी है तुम्हें मारने के लिए, तुम्हारा कत्ल करने के लिए। हंसता है, क्या मजाक है। वो फिर से रिपीट करता है, कहता मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी वाइफ मारिया ने मुझे हिटमैन के तौर पे चुना है और $2000 की सुपारी दी है तुम्हारा कत्ल करने के लिए। रेमन उसकी आंखों में देखता है और पहली बार रेमन को लगता है कि वो सच बोल रहा है। फिर वो उसे बताता है कि एक रोज़ अचानक मारिया से उससे मुलाकात हुई और उसे मालूम नहीं था कि वो तुम्हारी वाइफ है, और वो मुलाकात के बाद कुछ देर बातचीत होती है। फिर वो मैक्सिको में उसका भी कोई रिलेशन था या रिलेटिव थे, तो ये घुल मिल जाते हैं। फिर वो अचानक कहती है कि मैक्सिको में ऐसे ऐसे हिटमैन मिलते हैं किसी का कत्ल करने के लिए, क्या यहाँ बॉस्टन में भी मिल सकते हैं, हॉस्टन में। तो उसने कहा हाँ बताओ। तो उसने कहा मुझे हिटमैन चाहिए, मुझे एक मर्डर कराना है। उसने पूछा नाम क्या है, तो उसने कहा रेमन सोसा, और मेरा हस्बैंड है। उसे लगा ये अनजान है, और इत्तेफाक की नसीब देखिए कि कहीं ना कहीं से मुंडो जो है वो रेमन का, जिसका कत्ल होना था, उसका दोस्त निकल आया। अब जब ये बात सुनी तो रेमन को बड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि चलो बात डिवोर्स की थी, लड़ाई झगड़ा है, लेकिन कोई वाइफ अपने ही पति की सुपारी देकर उसका कत्ल कैसे करवा सकती है। और मुंडो की अब बात को वो काट नहीं सकता था। उसको लग गया था उसकी आंखों को देख कर कि ये सच बोल रहा है। मुंडो ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन होशियार रहना। फिर उसने कहा ठीक है, तुम भी इस बात को किसी और से या फिर मारिया से शेयर मत करना कि हमारी मुलाकात हुई। अब इसके बाद दोस्त चला जाता है और रेमन बहुत देर तक बैठ के सोचता है कि क्या वाकई उसकी वाइफ ने उसके लिए कत्ल की सुपारी दी है। फिर उसे लगता है कि चलकर अपनी वाइफ का चेहरा देखना चाहिए इसी वक्त घर जाकर, कि वो कैसी बीवी है जिसने उसके मौत की सुपारी दी है। सिर्फ अपनी बीवी का चेहरा पढ़ने के लिए वो सब कुछ छोड़कर वापस घर पहुंचता है। घर पहुंचता है, चूंकि दोनों में झगड़ा था, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे ये खुद रह रहा था, सेकंड पे मारिया। सेकंड फ्लोर पे जाता है, मारिया को हेलो बोलता है।
बातचीत कर रहा होता है, लेकिन वो उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और मारिया की आंखों को देखता और उसे यकीन हो जाता है कि मारिया जो बात कह रही है, जुबान और आंखें उसका साथ नहीं दे रही। उसका सिक्स सेंस था कि जो मुंडो ने कहा वो सच है। बाहर निकल आता है, फिर शाम होती घर जाता है। अब उसके दिल में ये चल रहा है, कश्मकश ये है कि उसे पता चल चुका है कि उसकी बीवी हिटमैन ढूंढ रही उसे मारने के लिए, और उसी घर में उसे रहना है और वो अकेला है। अब उसकी पलकें लग जाएं, नींद आ जाए, क्या पता जब वो इतना दूर तक सोची है तो वहीं मर्डर कर दे। अगले कई रात तक वो घर में सोया नहीं, सोने की एक्टिंग करता और देखता रहता कि मारिया का उस वक्त क्या रिएक्शन है। और ये भी उसको जाहिर नहीं करना था कि मारिया की इस पूरी प्लानिंग के बारे में उसे पता है। अनजान बना रहा, घर में बड़ी अपने आप को एहतियात के साथ बचते बचाते घर में भी रख रहा है, सो भी रहा है, और बार बार उसका यही कहना है कि कमाल ये देखो कि मुझे मालूम है कि कौन मेरा कातिल है, और उसी कातिल के साथ एक ही छत के नीचे मुझे दिन और रात काटने पड़ रहे हैं। कभी भी किसी भी पल कुछ हो सकता है, लेकिन उसको रहना भी था, दिन और रात काटने भी थे उसी कातिल के साथ, ताकि उसे शक ना हो। और इस दौरान में वो चाहता था कि कोई ऐसे सुराग सबूत मिले जिससे और यकीन हो जाए। खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं, दिन बीतने लगे। अब इसी के बाद उसने सोचा कि क्या करें। फिर एक मुंडो से इसकी मुलाकात तय होती है और वो कहता है कि बताओ आगे क्या करना। तो उसने कहा ठीक है तुम आगे बढ़ो। अब वो मुंडो को कहता है कि तुम बताओ कि तुम्हें 2 हिटमैन मिल गया है। वो उसे बताता है, 2 नाम भी बताता है कि ये मिल गया है, $2000 में बात डन हो गई है। और वो उसका एक नंबर देता है और कहता है इस नंबर पे तुम उससे कांटेक्ट कर सकती हो। ये नंबर देने के बाद मारिया उस नंबर पे टेक्स्ट करती है। इधर से भी टेक्स्ट का जवाब जाता है, लेकिन इधर से जो टेक्स्ट जा रहा था, मैसेज, जिसको हिटमैन बनाकर जिसका नंबर दिया गया था, वो कोई और नहीं था, मारिया का अपना हस्बैंड था रेमन। वो हिटमैन बनकर अपनी बीवी से ही मैसेज पे बात कर रहा है और वो बातचीत यही हो रही है कि ठीक है काम हो जाएगा, 2000 तुम्हें दे दूंगी, तुम अपना पूरा काम कर लो। लेकिन वहाँ पे मर्डर, ये वो सारी ये बातें गायब हैं। तो ये है कि जैसे अगर कोई बात कर रहा है $2000 में काम करना, वो सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन क्राइम कुछ ऐसा करना है वो कोई सबूत नहीं छोड़ रही। लेकिन टेक्स्ट से पता चल गया पहली बार अब रेमन को कि हाँ उसकी वाइफ उसकी जान लेना चाहती है। जब यकीन हो गया वो पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस को जाके सारी कहानी सुनाता है। कहता है ऐसे ऐसे मेरी वाइफ ने हिटमैन ढूंढा है मेरे दोस्त के ज़रिए और ये टेक्स्ट पे हमारी बातचीत हो रही है। पुलिस भी कहानी सुन के दंग रह जाती है, लेकिन फिर पुलिस कहती है कि देखो तुम्हारे दोस्त को उसने कांटेक्ट किया, ये भी सच है, तुम्हारे टेक्स्ट पे बात हो रही है, ये भी सच है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं उसे सज़ा दिलाने के लिए। ये हल्का केस है, हो सकता है छूट जाए तो तुम्हारे लिए ख़तरा है, फिर आगे चल के फिर बदला लेगी। और जो ज्यूरी मेंबर होते हैं, जजेस होते हैं, चूँकि वो लेडी है और वो क्राइम जो भी हुआ नहीं है, जो भी उसके दिमाग में जिसके लिए भी बातचीत कर रही है, उसके लिए फिर क्या सज़ा होगी मैक्सिमम। तो इसके लिए यह है कि कुछ पुख्ता सबूत चाहिए और पुख्ता सबूत ऐसा हो जिससे फिर उसे लंबी सज़ा हो। तो उसने कहा फिर क्या करें। तो पुलिस वाले ने कहा कि ठीक है, इसके लिए FBI से बात करते हैं, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो हम कई बार आपको बताया अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, जैसे अपनी CBI। FBI के एक अफसर से बात होती है, FBI को ये पूरी बात बताई जाती है। हॉस्टन में जो वहाँ पे पोस्टेड था उसके लिए भी अजीब मसला, अजीब कहानी। बट FBI को उस अफसर ने एक आइडिया दिया। उसने कहा ठीक है, तुम्हारे जो शुरुआती सारे डाउट्स हैं, जो प्रूफ हैं, ये साबित करता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारा जान लेना चाहती है तुम्हारी, और तुम्हारे लिए वो सुपारी 2000 का दे रही है, लेकिन अदालत में साबित करने के लिए पुख्ता सबूत चाहिए और पुख्ता सबूत के लिए एक काम करना होगा। उसने कहा क्या। उसने कहा तुम्हें खुद अपनी मौत का नाटक रचना होगा। तुम्हें अपनी ही फेक डेथ, इसका आइडिया दिया उसने कि एक फर्जी मौत तुम्हें मरना होगा। रेमन तैयार हो गया। अब इसके लिए हुआ कि कैसे मारा जाए। मारिया पढ़ी लिखी, कुछ भी समझ सकती है। अब इसके बाद उस FBI अफसर ने तमाम ऐसे क्राइम सीन के जो उसके पास फाइल थी, तस्वीरें थी,
ख़ासतौर पर मर्डर की वो देखनी शुरू की, चाकू से कैसी लाशें होती हैं जिसको लगती है, गोली से कैसे होती है, गला में घोंट कर कैसे मारा जाता, वहाँ क्राइम सीन पे लाश कैसी थी, किसी और चीज़ से मारी जाती है उसके ज़ख्म के निशान कैसे होते हैं। दर्जनों क्राइम सीन, क्राइम की तस्वीरों को उसने स्टडी किया और फिर ये तय हुआ कि रेमन की मौत गोली से होगी, गोली सर में मारी जाएगी और फिर एक गड्ढा खोदकर उसमें उसको दफना दिया जाएगा और उस कब्र के अंदर की ही तस्वीर दी जाएगी। बहुत दिनों तक इस पे पूरा काम होता रहा, लेकिन अब फेक मौत के लिए वैसे ही ज़ख्म सारी चीज़ें दिखानी थी और ज़रा सी गलती की गुंजाइश का मतलब है मारिया को अलर्ट करना। सब कुछ होता रहा। इस दौरान में कई रिहर्सल हुए, लेकिन ज़ख्म के निशान वैसे बन नहीं रहे। इस तस्वीर में आप, इस कहानी के दौरान आपको कुछ तस्वीरें भी हम दिखाएंगे जिसमें एक गड्ढे के अंदर बॉडी पड़ी हुई है। ये फेक है, याद रखिएगा। यहाँ पे गोली के निशान नहीं है, वो बनाए गए हैं फर्जी। उसी तरीके से एक खड़ा हुआ है रेमन, उसकी तस्वीर है। तो उसके सर पे फेक गोली के निशान बनाए गए। ये रियल पिक्चर नहीं है, ये FBI ने बनाया अपनी तरफ से। तो सब कुछ करते कराते फिर भी 100% लगा नहीं कि मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है, कुछ ना कुछ कमज़ोरी है। इत्तेफाक से एक रात FBI के अफसर सारे क्राइम सीन उसके अपने जो केस के थे, FBI के थे, छान मारा। YouTube पे उसे एक रिक्रिएशन की सारी चीज़ें आती कि बुलेट के मार्क कैसे और ये कैसे, उसने पूरा वीडियो देखा और उस वीडियो ने उसे एक आइडिया दे दिया कि ये मार्क कैसे होंगे, क्या होंगे। उसके बाद उसी रात उसने फ़ोन किया कि कल तुम्हें मरना है, फेक डेथ, फर्जी मौत। इसके बाद FBI ने एक जगह चुनी, वहाँ पे एक गड्ढा था, उस गड्ढे में खड़ा किया गया। रेमन के सर पे गोली के निशान बनाए गए, ब्लड के मार्क, सारे कपड़े उतरवा लिए गए, सिर्फ अंडरवेयर में था वो। और उसके बाद अलग अलग एंगल में उसे लेटाकर उसकी तस्वीरें खींची गई, बिल्कुल एक मुर्दे की तरह। और ऐसी तस्वीर जिससे साफ देखकर लगे कि इसको गोली लगी और गोली से इसकी मौत हो गई। और इसको दफनाया जा रहा, दफनाने से पहले इसके सारे कपड़े उतार लिए गए, सिर्फ उसके जिस्म पे अंडरवेयर था। अलग अलग एंगल से सारी तस्वीरें खींच ली गई। पहला काम पूरा हो गया। अब इसके बाद जो हिटमैन बना था, दो मुंडों ने जो कहा था दोनों, असल में वो हिटमैन जो बना था वो अंडरकवर एजेंट था FBI का ही, और वो दो लोगों का नाम दिया गया था, वो बीच में था। तो जब ये सारा काम हो गया तब इसने मारिया को फ़ोन किया। उसने कहा मुझे आपसे मिलना, आपको कुछ दिखाना है। मारिया तैयार हो गई। मारिया की बताए हुए जगह पे वो हिटमैन यानी कि अंडरकवर एजेंट पहुंचता है, लिफाफे में से फ़ोटो निकालता है, फ़ोटो दिखाता है। वही फ़ोटो था जो FBI ने क्रिएट किया था रेमन की मौत का। मारिया उस फ़ोटो को बहुत गौर से देखती है, अलग अलग एंगल से देखती है और उसके बाद हंसती है। हंसने के बाद वो उसको 2000 नहीं, $3000 देती है। कहती है 2000 सौदे के हिसाब से, 1000 खुशी में दे रही हूँ तुम्हें। $3000 वो अंडरकवर एजेंट लेता है, वापस चला जाता है, तस्वीर उसी को दे देता है। नेक्स्ट डे मारिया जिम पहुंचती है। जब वो जिम में थी तभी FBI की टीम वहाँ पहुंचती है रेमन के बारे में पूछते हुए। मारिया कहती है कि 24 घंटे से वो गायब है, घर नहीं आया। तब FBI की टीम उसे कहती है आपको हमारे साथ चलना है। उसके बाद वो उसे दफ्तर ले जाते हैं और फिर जो सारी बातचीत थी, जो पैसे $3000 दिए गए थे और उस वक्त जो हंसी थी, ये सब रिकॉर्ड कर लिया गया था। वो सारी चीज़ें फिर मारिया के सामने रखी जाती हैं और तब मारिया को पहली बार पता चलता है कि ये सारा जो खेल था, ड्रामा था, ये पहले ही उजागर हो चुका था। और मुंडो जिससे उसने हिटमैन मांगा था वो कोई और नहीं बल्कि उसके पति का दोस्त था। और उसके बाद सब कुछ स्टेज था, सब कुछ FBI ने उसको फांसने के लिए किया। अब सबूत पुख्ता थे क्योंकि उसकी मौत के बाद वो हंसी थी, 1000 एक्स्ट्रा दिया था डॉलर उसने। और फिर उसे पता चला जो सबसे बड़ा सदमा कि रेमन सोजा जिंदा है। ये सब तो एक ड्रामा है। सारे सबूत अदालत में रखे गए, एक लंबा ट्रायल चला। 2016 में, ये 15 की बात है, साल भर के अंदर फैसला आ गया। फैसला जूरी मेंबर ने ये दिया कि एक पत्नी ने अपने पति के कत्ल के लिए हिटमैन यानी सुपारी किलर को चुना और ये बहुत बड़ा जुर्म है
और अगर ये सारी चीज़ें ना की जाती तो कोई गारंटी नहीं थी कि रेमन सोसा जिंदा होता। इसलिए मारिया को 20 साल की सज़ा दी जाती है। 5 साल मारिया को अभी जेल में हो गए, 15 साल की सज़ा बाकी है। लेकिन रेमन सोसा का ये है कि अगर 15 साल बाद वो बाहर आ जाएगी तो शायद फिर उसे मारने की कोशिश करेगी, क्योंकि बदला ज़रूर लेगी। हालांकि एफबीआई और पुलिस उसे ये समझा रही है कि वो अब ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि अगर 15 साल बाद वो बाहर आने के बाद तुम्हें मारती है, तुम्हें कुछ हो जाता है, तो सभी को पहला शक मारिया पे ही जाएगा और वो दोबारा जेल के अंदर होगी, तो शायद वो ऐसा ना करे। मारिया ने तलाक देते वक्त कुछ झूठी कहानियां बदनाम करने के लिए रेमन के बारे में उड़ाई थी, और वो ये था कि ये बहुत अब्यूजिव है, मारता पीटता है, अल्कोहलिक है, शराब पीता है। डोमेस्टिक अब्यूज़ के सारे उस पर वो किया था झूठा, ताकि डिवोर्स लेने में आसानी हो। जब ये सारी चीज़ें हो गई, 20 साल की सज़ा हो गई, अब ये कहानी जब सामने आई तो फिर रेमन सोसा ने इस पे ही एक बुक लिखी। ये बुक काफ़ी चर्चित हुई और अब बाकायदा रेमन सोसा उन लोगों के लिए काम करता है जो डोमेस्टिक अब्यूज़ के शिकार हैं। जो इल्ज़ाम उस पर लगा था, उसने कहा कि वो तो मेरी बीवी का सच सामने आ गया, वरना लोग मुझे इसी नज़रिए से देखते। लेकिन अब वो बड़े बड़े वर्कशॉप में जाता है डोमेस्टिक अब्यूज़ के और ऐसे लोगों की हेल्प करता है। तो ये थी कहानी उस शख्स की जिसे अपनी ही मौत का नाटक करना पड़ा जिंदा रहने के लिए। अगर वो अपनी ही मौत का सॉन्ग न रचता तो शायद वो जिंदा ना होता। और किस्मत का खेल भी ये कि जिस शख्स से उसकी बीवी ने किलर मांगने के लिए मांगा, वो शख्स उसका दोस्त निकला। ये कहानी वो भी है जिसमें कत्ल हुआ नहीं, लेकिन 20 साल की सज़ा हो गई। हालात कैसे भी हों, हमें हारना नहीं चाहिए। अगर हमारा लगन, हमारा जुनून, हमारा जोश सच्चा है और हम किसी चीज़ को वाकई पाना चाहते हैं तो फिर नामुमकिन नहीं है। लेकिन यही है कि आप कितनी ईमानदारी से कोशिश करते हैं। कहते हैं इंसान दूसरों को झूठ बोल सकता है, दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है, खुद से झूठ नहीं बोल सकता। वो कितनी कोशिश कर रहा है, कितनी नहीं कर रहा, वो अपने आप को बेहतर बता सकता है। तो इंसान अपने बारे में सबसे बेहतर जज होता है। आज की कहानी ऐसी कहानी है जिस बहुत सारी फिल्में, किताबें, आपने अलग अलग इस तरह की कहानियाँ सुनी होंगी। लेकिन इस कहानी में अगर शायद मुझे लगता कई बार कि अगर कोई दूसरा शख्स होता तो कभी ना कभी सोचता कि यार क्या फ़ायदा ऐसे ज़िंदगी जीने का, चलो मर जाते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं। बट उसके दिमाग में एक पल के लिए भी कभी भी ऐसी सोच नहीं आई। ये कहानी अमेरिका के अरबपति क्रिस गार्डनर की कहानी है। क्रिस गार्डनर बहुत सारे लोग जानते होंगे जिनकी ज़िंदगी की पूरी जो कहानी है वो काफ़ी इंस्पायर करती है। बाकायदा फिल्म बन चुकी है जिस पर विल स्मिथ ने काम किया था, मेन रोल किया था क्रिस गार्डनर का। क्रिस गार्डनर, सीधे कहानी पे आते हैं। 9th
फरवरी 1954 को अमेरिका का एक शहर है मिल्वॉकी, वहाँ पे जन्म होता है। एक साधारण परिवार में जन्म होता है। पिता थे लेकिन छोड़कर चले गए। माँ ने दूसरी शादी कर ली। बचपन से ही बड़े बुरे दिन देखे गार्डनर ने। जो असली बाप वो अपने बच्चों को, माँ को छोड़कर चला गया दूसरे शहर में, पलट कर पूछा नहीं। माँ ने भी फिर दूसरी शादी कर ली। दूसरा पति जो था वो अपने सौतेले बच्चों के साथ उसका सलूक अच्छा नहीं था। वो मारता पीटता, यहाँ तक कि क्रिस गार्डनर की माँ को भी पीटता, कई बार पिटाई की। और एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि झूठे इल्ज़ाम में गार्डनर की माँ को जेल भी भेजा। लेकिन क्रिस गार्डनर इसी माहौल में पलता बढ़ता रहा। करीब 8 साल की उम्र होगी, तभी एक रोज़ उसके सौतेले बाप ने गार्डनर की माँ को जिंदा जलाने की कोशिश की। नसीब अच्छा था, वो बच गई। और इसके बाद पुलिस ने सौतेले बाप को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इसके बाद माँ ने भी घर छोड़ दिया। बच्चों को पालना मुश्किल था। क्रिस गार्डनर तन्हा हो गया। अब वो इस मिल्वॉकी शहर से निकलकर सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है। पढ़ाई लिखाई सारी अधूरी रह जाती है। जो स्कूलिंग में शुरू में पढ़ा बस वही, पैसे हैं नहीं। अब सैन फ्रांसिस्को तो पहुंच गया, क्या करे। तो वहाँ के अलग अलग अनाथालयों में, शौचालयों में, चर्च में, इन जगहों पर अपनी रात गुजारता। जहाँ मौका मिल जाता सो जाता, जो मिल जाता खा लेता। और ऐसी माहौल में परवरिश होती रही। अकेला तन्हा सैन फ्रांसिस्को जैसी जगह। शुरुआत के ज़्यादातर वक्त क्रिस गार्डनर के इन्हीं पब्लिक टॉयलेट्स में, रेलवे स्टेशन के टॉयलेट्स में, चर्च में किसी जगह पर, या फिर कहीं अनाथालय में, या कई जैसे हमारे इंडिया में होता है एक रैन बसेरा रात को लोगों के, ऐसे जो गरीब लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, तो वहाँ भी, लेकिन उसके लिए लंबी लंबी कतारें होती। तो कई बार लाइन में घंटों खड़ा होता, फिर रात को एक सोने की जगह मिलती। लेकिन इसी तरीके से ज़िंदगी कटती रही और वो अपने छोटे मोटे काम करता रहा। धीरे धीरे वक्त बीता। छोटी मोटी नौकरियां की इधर उधर, किसी तरह से गुजारा करता रहा। लेकिन गरीबी और बदकिस्मती ने साथ छोड़ा नहीं। कोई कामयाबी मिल नहीं रही थी। कॉलेज गया नहीं क्योंकि मौका नहीं मिला घर वालों की तरफ से कि कोई उसको पढ़ाता लिखाता समझाता। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को में बहुत सालों के बाद उसे एक पहली खुशी मिलती है। एक लिंडा नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है। दोनों में दोस्ती होती है। लिंडा को पूरी कहानी पता चलती है क्रिस गार्डनर की। उसको उससे प्यार हो जाता है। फिर दोनों कुछ वक्त के बाद शादी कर लेते हैं और शादी के बाद इनको एक बेटा होता है। इस दौरान में वो एक मेडिकल इक्विपमेंट्स और कुछ मशीनों को बेचने का काम कर रहा था क्रिस गार्डनर, और उससे कुछ कमीशन मिलता तो उससे गुजारा हो जाता। लिंडा भी छोटे मोटे काम कर रही थी। दोनों मिलकर घर चलाते। किराए का एक छोटा सा घर लिया। शादी के बाद फिर उनको एक बेटा हुआ। इसका नाम इन्होंने क्रिस्टोफर रखा। शादी के बाद भी जिंदगी नहीं बदली। वही बदनसीबी का दौर, वही गरीबी की छाँव, वही सारी चीज़ें चलती रहीं और बड़ी मुश्किल थी ज़िंदगी। अब तो और भी मुश्किल इसलिए हो गई कि एक पत्नी की भी जिम्मेदारी, बेटा भी आ चुका, उसका लालन पोषण, और वो ये भी चाहता था कि उसका बच्चा कम से कम उसे जो स्कूल कॉलेज नहीं मिला वो देख पाए। तो फिर बच्चा होने के बाद, क्रिस्टोफर की पैदाइश के बाद, अब प्रिंटिंग मशीन बेचने का काम शुरू किया एक बड़ी कंपनी का, जिसके बाद उससे भी कुछ पैसे मिलते, एक मामूली सी तनख्वाह मिलती और हर मशीन के ऊपर कुछ कमीशन मिलता। और इस तरीके से वो अपनी ज़रूरतों को, जो बुनियादी ज़रूरतें थे वो पूरी करता, लेकिन पूरी हो नहीं रहा था क्योंकि पैसे इतने होते नहीं थे। थोड़े वक्त के बाद लिंडा भी परेशान हो गई। उसे लगा कि जिस शख्स से उसने शादी की है वो शख्स कामयाब भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, मेहनत करता है लेकिन बुनियादी ज़रूरतें घर की पूरी नहीं होती, खर्च पूरा नहीं होता। धीरे धीरे पहले लड़ाई शुरू हुई। फिर लिंडा ने अचानक उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए। लेकिन क्रिस ने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की कि वक्त बदलेगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन लिंडा अब रहने को तैयार नहीं थी।
उसे लगा कि इसके साथ रहना मतलब ज़िंदगी की जो सारी बेसिक ज़रूरतें हैं वो शायद पूरी ना हो, और ऊपर से बेटे का बोझ भी आ गया था। तो अब वो अलग होना चाहती थी। इसी दौरान में एक रोज़ एक वाक़या होता है जिसके बाद क्रिस की जो पूरी ज़िंदगी है वो एक तरह से बदल जाती है। होता ये है कि सैन फ्रांसिस्को में क्रिस गार्डनर एक अस्पताल में कुछ दवाएं खरीदने जाता है। जब वो दवा खरीद कर अस्पताल के बाहर निकले तो देखा कि एक शख्स बड़ी कीमती सूट पहने हुआ है और लाल रंग की फरारी कार की तरफ बढ़ रहा है। पार्किंग के पास वो लाल रंग की फरारी कार खड़ी थी। वो शख्स आया, कार में बैठने लगा। मालूम नहीं क्या हुआ क्रिस गार्डनर को, वो तेज़ी से उसके पास पहुंचा और उसने पूछा कि आप ऐसा क्या करते हो जो आपके पास इतने महंगे सूट हैं, आपके पास इतनी महंगी गाड़ी है। उस शख्स ने कहा कि मैं ब्रोकर हूँ शेयर मार्केट में, मतलब जो हम लोग कहते हैं दलाल, जैसे आपको याद होगा हर्षद मेहता। हालांकि हर्षद मेहता का वो स्कैम हटा दें तो हर्षद मेहता भी एक ब्रोकर था, शेयर ब्रोकर। तो उसने कहा कि मैं शेयर ब्रोकर हूँ और करीब $80,000 पर मंथ कमा लेता हूँ। ये सुनकर क्रिस गार्डनर की आंखें चौंधिया गईं। उसे लगा कि वो एक $2 हज़ार इतनी मेहनत करके कमाता है और ये शख्स $80,000 कमा। तो उसने पूछा कि ये कैसे बनते हैं। तो उसने कहा इसके लिए एक ट्रेनिंग होती है और एक एग्ज़ाम पास करना होता है, तो वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। फिर इसने पता किया कि उसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है। तो एक स्टॉक ब्रोकर की ही कंपनी थी, वहाँ पे पता चला कि इसकी पहले ट्रेनिंग होगी, फिर उसका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पास हुआ तो फिर वो एक ब्रोकर बन सकता है, स्टॉक ब्रोकर। ये सब कुछ करने के बाद उसने कांटेक्ट किया उस कंपनी से और कंपनी ने उसे टाइम दिया इंटरव्यू के लिए, तारीख दी। तारीख थी 10 दिन बाद की। इत्तेफाक से बदकिस्मती ने अब भी क्रिस गार्डनर का पीछा नहीं छोड़ा था। जब उसने सारा उसका अपॉइंटमेंट इंटरव्यू के लिए सब लाइनअप हो गया, सेम उसके अगले दिन, बल्कि एक दिन पहले, अचानक उसने अपनी एक गाड़ी पार्क की थी पार्किंग में और टिकट नहीं लिए थे। उस दौरान में उसने एक छोटी मोटी सस्ती सी गाड़ी खरीदी थी सेकेंड हैंड, टिकट नहीं लिए। तो पार्किंग के पैसे न देने के लिए उसके खिलाफ पुलिस ने उसको पकड़ा पार्किंग अथॉरिटी की ज़रिए और कोर्ट में पेश कर दिया और कोर्ट ने उसे जेल की सज़ा सुना दी, एक दिन की। अब क्रिस गार्डनर जेल पहुंच गया। उस रात उसने जेल में काटी। अगले दिन इंटरव्यू है। वो सुबह सुबह उठा, बड़ी तेज़ी से घर की तरफ भागा कि कपड़े वपड़े बदल लूँ और उसके बाद फिर इंटरव्यू में जाऊँ। घर पहुँचता है तो दूसरी बदनसीबी जो है उसका इंतज़ार कर रही थी। घर जाने के बाद पता चला कि उसकी बीवी जो है बेटे को लेकर घर से चली गई है और उसका सारा सामान, यहाँ तक कि उसके कपड़े, सूट जो भी थे, जूते, मोज़े, सब कुछ साफ़ कर दिया और अपने साथ चली गई लेकर। अब बड़ा परेशान, जेल में पूरी रात काटी, गंदे कपड़े, मैले कुचैले, क्या करे। उसे लगा कि वक्त भी नहीं है, पैसे भी नहीं है कि ख़रीद सकूं, किसी से मांग भी नहीं सकता। उसने कहा जो होगा देखा जाएगा, नसीब। उसी कपड़े में, जिस कपड़े में उसने जेल में रात काटी थी, उसी मैले कुचैले कपड़े में वो पहुंच जाता है इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देने जब वो पहुंचता है तो सामने जो इंटरव्यू जिसने लेना था वो गार्डनर को देखकर अचानक उसका रिएक्शन बदल जाता है। कहता है कि आप इतने मैले कुचैले, इतने गंदे कपड़े में यहाँ क्यों? हमें तो लगा था कि आप ठीक ठाक कपड़े में आएंगे, ये स्टॉक ब्रोकर की यहाँ पे ट्रेनिंग होनी है, एग्ज़ाम पास करना है, तो अगर आप इस तरीके के हुलिये और कपड़े में आएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। क्रिस गार्डनर ने कोई झूठ नहीं बताया। उसने 24 घंटे की सारी कहानी बता दी। उसने कहा कि मुझे ऐसे से पता चला, एक फरारी वाली कहानी भी सुनाई। फिर बोला मैंने पार्किंग के मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, मुझे जेल भेज दिया। मैं एक रात जेल में था और आज जेल से मैं घर पहुंचा। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई अपने बेटे को लेकर और मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे, वो सब कुछ ले गई और इसलिए मैं यहाँ चला आया। इंटरव्यूअर जो था क्रिस गार्डनर की इस सच्चाई से बहुत प्रभावित हुआ।
उसे लगा कि ये शख्स, इसने कोई चीज़ नहीं छुपाई और सच बताया बिना शर्मिंदगी के। उसने कहा ठीक है, तुम हमारे यहाँ जुड़ जाओ हमसे। हालांकि सिर्फ $1000 महीना उस वक्त, लेकिन क्रिस गार्डनर के लिए था कि कल कम से कम ट्रेनिंग लेंगे और फिर एग्ज़ाम पास करेंगे। अब 1 महीना, बड़ी मुश्किल से, पैसे भी नहीं। इस दौरान में क्या हुआ कि अगले कुछ दिनों में ही उसकी बीवी लिंडा ने जो है एक दिन क्रिस्टोफर यानी उसके बेटे को वापस सौंप दिया घर में और बोली कि अब तुम इसे पालो, मैं नहीं पाल पाऊंगी। और वो छोड़कर बेटे को चली गई। अब क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर से बहुत प्यार करता था, लेकिन इधर पैसे भी नहीं थे, ट्रेनिंग भी कर रहा है, $1000 मुश्किल से मिल रहा है। बट उसने कहा मैं अपने बेटे को पालूंगा। अब उसके सामने दिक्कत ये थी कि घर वर भी चला गया, किराया दिया नहीं था। तो इस दौरान में वो जब तक अकेला था, कभी रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में, कभी कहीं और कहीं किसी शौचालय में, कहीं अनाथालय में रात काट रहा था। अब क्रिस्टोफर के आने के बाद उसकी दिक्कत ये बढ़ गई कि वो तो सो सकता है टॉयलेट में, बेटे को कैसे सुलाए। एक बाप का दिल था। उसके लिए बड़ी मुश्किल फिर उसने तय किया कि वो ऐसा नहीं करेगा। उसने एक सस्ता सा फिर किराए पे घर लिया। बेटा छोटा था। अब ये था कि दिन भर की ट्रेनिंग है, बच्चे को घर पे कैसे छोड़े। फिर उसने एक जो डे बोर्डिंग टाइप होता था, दिन का केंद्र जहाँ पे बच्चे रह सकते थे, जब तक कि ऑफिस में रहता क्रिस्टोफर को वहीं छोड़ देता और उसके बाद ऑफिस चला जाता, ट्रेनिंग करता, इस उम्मीद में कि एक बार ट्रेनिंग पूरी हो जाए तो उसके सारे दिन बदल जाएंगे और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ट्रेनिंग खत्म हुआ। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हुआ। उसने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। बचपन से लेकर जवानी और बीवी और बच्चे के बाद ये पहली खुशी थी उसकी। शादी जो हुई थी और बेटा हुआ था उसके बाद, कम से कम प्रोफेशनल, कि वो एक कामयाब हो गया। लेकिन ये पहली मंजिल थी। अब वो एग्ज़ाम पास करने के बाद एक कंपनी के साथ जुड़ गया, एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पर, एक दलाल के तौर पर। लेकिन उसे लगा कि अगर मैं यहाँ इसी तरह करता रहा तो शायद मैं सिर्फ महीने की तनख्वाह पे ही जीऊँगा। बोला जब इतनी मेहनत की है तो फिर मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। थोड़े दिन के एक्सपीरियंस के बाद उसने ये छोड़ा और अपना ही एक स्टॉक ब्रोकर फर्म खोल लिया, इंटरनेशनल होल्डिंग्स के नाम से खोल लिया। तब तक जो इसके और पैसे थे कुछ बचाना शुरू किया। $10,000 इसने जमा कर लिए थे। $10,000 से इसने अपनी कंपनी की शुरुआत की, इंटरनेशनल होल्डिंग्स की। धीरे धीरे नसीब ने साथ दिया, शेयर की जानकारी, थोड़ा लक, उसने साथ दिया और गार्डनर की ये कंपनी तरक्की करती गई। धीरे धीरे वो लोगों को इसमें शामिल करता गया। जो बहुत ही मामूली शेयर थे वो मिलियन तक में इसने बेचे अपने सारे। $10,000 से शुरू की गई कंपनी धीरे धीरे मिलियन में, बिलियन में, और देखते ही देखते क्रिस गार्डनर अरबपति बन गया। पूरे अमेरिका में क्रिस गार्डनर का नाम हुआ। क्रिस गार्डनर ने इसके बाद एक किताब लिखी, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, और इसी किताब पे, इसी नाम से फिर बॉलीवुड में एक फिल्म बनी जो 2006 में पर्दे पर आई थी और विल स्मिथ ने इसमें किरदार निभाया था क्रिस गार्डनर का। इस फिल्म ने भी कहते हैं कि करीब $300 मिलियन का बिजनेस किया था। क्रिस गार्डनर की ज़िंदगी पलट गई, बेटा उसके साथ। बाद में पता चला कि लिंडा को बहुत अफसोस हुआ कि जब सबसे गरीबी के दिन थे तब तो वो साथ थी, और जब अच्छे दिन आए तो वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। हालांकि उसने बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो आया नहीं। इसके बाद गार्डनर ने अपनी इस पूरी जो ज़िंदगी की जद्दोजहद थी, इसके ऊपर जो ये किताब लिखी, बाद में एक बहुत ही, वो एक स्पीकर के तौर पर भी ऐसे लोगों को जो ज़िंदगी में मायूस, निराश होते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ नहीं है, उनको हौसला देने के लिए उसने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मंचों पर जाकर भाषण देना शुरू किया। इवन ये जो फिल्म थी जिसका प्रीमियर था, जो किताब पे लिखी गई थी, उस प्रीमियर के दिन क्रिस गार्डनर उस प्रीमियर में शामिल नहीं हुए थे। उसकी वजह यह थी कि उनके पास दूसरा ऑप्शन एक ये था कि एक जगह से इनविटेशन आया था चीफ स्पीकर के तौर पर, एक
सामने वाले को प्रेरित करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए।